हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सहस्त्र एकेडमी में। और आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वो प्राचीन भारत के इतिहास, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको आप सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जानते हैं। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी में हैं, प्रश्न आपको सिंधु घाटी सभ्यता से हमेशा दिखाई देगा। तो हम चालू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार से पाषाण युगीन सभ्यता के खत्म होने के बाद ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति और उसके बाद फिर भारत में एक नई सभ्यता का उदय हुआ जिसको आप सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जानते हैं, और किस प्रकार इसका उत्थान हुआ, उदय हुआ, इसका विस्तार हुआ और कैसे आगे इसका पतन हुआ, इस पर हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन आप जिसको बोलते हैं, इसकी खोज सबसे पहले 1826 में हड़प्पा नाम के जो स्थल आप जिसकी हड़प्पा सभ्यता जिसको आप बोलते हैं, इसकी खोज सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेंसन नाम के एक पुरातत्वविद थे, ब्रिटिश पुरातत्वविद थे। इन्होंने पाकिस्तान की यात्रा के दौरान सबसे पहले कुछ अवशेष वहां से प्राप्त किए, कुछ भग्नावशेष, कुछ ईंटें और कुछ ऐसे अवशेष प्राप्त किए जिससे किसी प्राचीन संस्कृति के जुड़े होने या प्राचीन सभ्यता के जुड़े होने का साक्ष्य हम उसको मान सकते हैं। लेकिन हुआ ये उस समय कि 1826 में उन साक्ष्यों की प्राप्ति के बाद कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट आगे इसमें हमको देखने के लिए नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि यदि आप इतिहास पढ़ेंगे, मैं आपको जब आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा कि 1826-30 का ये जो दौर है, ये प्राच्यवादियों और पाश्चात्यवादियों के बीच एक संघर्ष का दौर है। और प्राच्यवादी जो थे और पाश्चात्यवादी, इनके संघर्ष की वजह से उस समय इसमें और कोई सकारात्मक डेवलपमेंट हो नहीं पाया। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे जब रेलवे लाइन बिछाई जाने लगी 1856 के आसपास, तो ब्रेंटन ब्रदर्स थे, उन्होंने भी कुछ साक्ष्य यहाँ से प्राप्त किए और उसके बाद फिर वही पॉजिटिव डेवलपमेंट कुछ आगे भी नहीं हो पाया। लेकिन एक ठोस कदम जो उठाया गया वो उठाया गया 1921 में, जब भारत की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको आप पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बोलते हैं, उसके उस समय हेड थे, प्रमुख थे, जिनका नाम है जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल के नेतृत्व में पहली बार इसका एक विस्तृत और व्यापक पैमाने पर उत्खनन प्रारंभ कराया गया। और ये जाना गया कि मिस्र और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता जिनकी हम बात करते थे, प्राचीनतम सभ्यताएं थी, उनके समकालीन एक सभ्यता जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में हम देखते हैं, वो स्थित था यहाँ पर सप्त सैंधव प्रदेश में, जिसको आप बोलते हैं सिंधु से गंगा घाटी के बीच में जो क्षेत्र था। वहां पर एक प्राचीन सभ्यता थी जो लगभग 4000 वर्ष पूर्व या उससे भी पुरानी सभ्यता जो वहां पर मौजूद थी। तो सबसे पहला जो डेवलपमेंट हुआ 1921 में, जॉन मार्शल ने एक व्यवस्थित उत्खनन प्रारंभ कराया और मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ इसका साम्य बिठाने का प्रयास किया। अब हम बात करते हैं इसके नामकरण के बारे में। जब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमारे सामने ये एक चुनौती होती है कि हम उस टॉपिक को समझते कैसे हैं, डिस्कस कैसे करते हैं। उस टॉपिक को समझने के लिए हमारे पास उसका एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक माइंड मैप होना चाहिए कि हम उस टॉपिक को कैसे पढ़ने जा रहे हैं, कैसे समझने जा रहे हैं। तो हम इस टॉपिक को भी पढ़ने में हम एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ेंगे कि हम इसकी नामकरण की बात करेंगे, फिर इसके भौगोलिक क्षेत्र की बात करेंगे और उसके बाद फिर इसके आखिर उत्पत्ति हुई कैसे इस पूरे सभ्यता की, फिर इसके पतन के क्या कारण थे, यहाँ की राजनीतिक आर्थिक स्थिति क्या थी, इन सब विषयों पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं इसके नामकरण से। अब नामकरण किसी भी सभ्यता का या किसी भी ऐसी संस्कृति का नामकरण कैसे होता है? तो जब हम हड़प्पा की संस्कृति के बारे में बात करते हैं तो 1921 में जब इस सभ्यता का अध्ययन प्रारंभ किया गया तो हड़प्पा नाम का जो स्थल था वो पहला स्थल था जिसमें उत्खनन प्रारंभ करके उसका अध्ययन किया गया। पहला स्थल था हड़प्पा, आप शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। इसी कारण उस समय इस पूरे सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दे दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ हड़प्पा सभ्यता के रूप में जानते हैं। हमने जब टॉपिक की शुरुआत की तो हमने इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोला और अब मैं हड़प्पा सभ्यता बोल रहा हूँ, तो इसके नामकरण अलग अलग जो नामकरण है उसके पीछे कुछ आधार होगा, तो उनके आधारों को हमको समझना पड़ेगा। कैसे समझेंगे हम उनके आधारों को? देखिए, जब सिंधु घाटी सभ्यता हम कहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस सभ्यता के अंतर्गत लगभग अभी तक 1500 से ज़्यादा क्षेत्र खोजे जा चुके हैं और ज़्यादातर जो क्षेत्र हैं वो सिंधु नदी घाटी के आसपास अवस्थित हैं। इसलिए इस क्षेत्र को हमने कह दिया सिंधु घाटी सभ्यता। इसके अलावा एक
सरस्वती घाटी या सिंधु सरस्वती सभ्यता के रूप में भी हम इसको कई बार बोल देते हैं, कई इतिहासकारों ने इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा है। जब आप इतिहास की किताबें पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा सिंधु सरस्वती सभ्यता भी। तो आखिर सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों बोलते हैं? तो जब आप मैप देखेंगे भारत का, तो सिंधु नदी और गंगा नदी के बीच में एक नदी थी जिसको प्राचीन समय में आप सरस्वती नदी के रूप में जानते हैं। ये सरस्वती नदी वर्तमान में हालांकि ये विलुप्त हो चुकी है, लेकिन इसके कुछ प्रमाण हमको घग्गर और हाकरा नदी के रूप में दिखाई देते हैं, तो इस कारण इसको बोला जाता है सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो ये इसके नामकरण का प्रमुख आधार है कि पहली बार हड़प्पा का उत्खनन हुआ, इसलिए हम इसको हड़प्पा सभ्यता बोल देते हैं। सिंधु घाटी नदी घाटी के आसपास के क्षेत्र में इसके ज्यादातर क्षेत्र विद्यमान है। अभी तक जो हमने खोजा है वो सिंधु नदी घाटी के आसपास है, इसलिए हम इसको सिंधु सभ्यता बोल देते हैं। इसके अलावा सिंधु सरस्वती सभ्यता का मैंने आपको बताया, तो ये होता है नामकरण का आधार कि किस आधार पर हम इसका अलग अलग नामकरण करते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसका भौगोलिक विस्तार कहाँ तक था। क्या सिर्फ भारत में ही, वर्तमान भारत में ही इसके आधार थे या कहीं मतलब दूसरे देशों में भी ये विस्तृत था? तो मैं आपको बताता हूं कि अगर इसके भौगोलिक विस्तार की आप बात करें तो वर्तमान अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, इन तीनों जगहों पर इससे संबंधित स्थल जो हैं हमें प्राप्त हुए हैं। आप इसके अगर सबसे पश्चिम वाले भाग में जाएंगे तो सुत्का गैंडोर, आप इसके सबसे दक्षिण के भाग में जाएंगे दैमाबाद, उत्तर में मांडा, और पूर्वी भाग में जब हम देखते हैं तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रकार से इसका विस्तार अगर आप देखें तो ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के क्षेत्र में, वर्तमान अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के क्षेत्र में इसका विस्तार था। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि इसका विस्तार के कुल क्षेत्र क्या थे, कितनी क्षेत्र में इसका विस्तार था। मैंने आपको बताया कि इसका जो सबसे उत्तर का जो बिंदु था वो मांडा जम्मू कश्मीर में था। सुत्का गैंडोर जो बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तान जिसको आप बोलते हैं वो सबसे पश्चिमी भाग था, आलमगीरपुर सबसे पूर्वी भाग था और दैमाबाद जो है सबसे दक्षिणतम भाग था। इसका विस्तार हम देखते हैं कि लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये पूरा क्षेत्र विस्तृत है। ये आंकड़े आपको बदले हुए मिल सकते हैं दूसरी किताबों में, कहीं आपको 14 लाख वर्ग किलोमीटर मिल सकता है, कहीं 15 लाख वर्ग किलोमीटर मिल सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर इतिहासकार या एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे, और मेरा ये मानना है कि इतिहास के स्टूडेंट होने के नाते आपको एनसीईआरटी कम से कम पढ़ना चाहिए। तो जब आप एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर के दायरे में ये जो क्षेत्र है वो विस्तृत है। और अगर भविष्य में मान लीजिए नई साइट्स मिलती हैं, नए स्थल मिलते हैं, तो ये दायरा और बढ़ भी सकता है। इसलिए अगर कोई अंतर मिलता है आपको कि कहीं 13 लाख 15 लाख, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये आंकड़े बदलते रहते हैं। तो ये हो गई इसके विस्तार के संदर्भ में चर्चा। अब हम इस पर एक जरूरी चर्चा करते हैं कि आखिर कब इस सभ्यता का उदय हुआ और कब इस सभ्यता का पतन हुआ, क्योंकि ये जानना जरूरी है। हमने इस सभ्यता को 200-150 साल पहले खोजा है, लेकिन इस सभ्यता का उदय तो आज से करीब 4000 वर्ष पूर्व हुआ था। तो वो एग्जैक्ट टाइम पीरियड क्या था जी जब इस सभ्यता का उदय हुआ? तो देखिए, इसके काल निर्धारण के संदर्भ में भी इतिहासकारों में, विद्वानों में पर्याप्त मतांतर है। हर इतिहासकार अपने अलग अलग आधार पर इसके काल निर्धारण की अलग अलग तिथियां बताते हैं, अलग अलग डेट बताते हैं। तो सामान्य तौर पर हम 2-3 जो काल निर्धारण इसका किया गया है उस पर चर्चा करते हैं। एक कार्बन 14 टेक्निक, आपको पता होगा कि किसी भी वस्तु के कार्बन की उपस्थिति की मात्रा के आधार पर हम उसका जो कार्बन डेटिंग जो तय करते हैं, उसके आधार पर जो हमको वहां पर जो अवशेष मिले हैं, जो पुरातात्विक अवशेष, मृदभांड, मूर्तियां और इन सब के आधार पर हम जो आकलन करते हैं वो लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के लगभग है, कार्बन 14 के आधार पर। अब ये ईसा पूर्व और ईस्वी के बीच में अंतर हम कभी आगे, अगर आपको नहीं पता है इस बारे में, तो हम आगे कभी वीडियो बनाएंगे तो डिस्कस करेंगे कि ईसा पूर्व जिसको आप बीसी और ईस्वी जिसको आप एडी बोलते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। इसके अलावा एनसीईआरटी, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि एनसीईआरटी में 2500 से 1800 लिखा हुआ है, तो ये एनसीईआरटी का मत कोई स्वतंत्र मत नहीं है, ये इतिहासकारों ने अपने अपने आधार पर दिया है। इसके अलावा अर्नेस्ट मैके जो है वो 2800 से 2500 ईसा पूर्व इसका काल निर्धारण तय करते हैं। आपको याद रखने के लिए जो महत्वपूर्ण है, एक जॉन मार्शल के अनुसार इसकी क्या तिथि तय की गई है, और दूसरा है कि कार्बन 14 के अनुसार आपको कई बार एग्जाम्स में ये देखने के लिए मिलेगा कि कार्बन 14 के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण क्या है।
तो उसमें आपको बताना है कि 2300 या कहीं आपको 2350 से 1750 मिलेगा, तो ये C14 मतलब कार्बन 14 के आधार पर, और जॉन मार्शल ने जो तिथि तय की है वो 3250 से 2750। जॉन मार्शल का आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि जॉन मार्शल उस समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख थे और उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है इस पूरी सभ्यता के उत्खनन और इसकी जानकारी में। तो आपको दो चीजें याद रखनी है कि कैसे कार्बन 14 के आधार पर क्या है और जॉन मार्शल के अनुसार क्या है। इसके अलावा हम इसकी राजधानी के बारे में यदि बात करें कि अगर ये इतनी बड़ी सभ्यता थी 13 लाख वर्ग किलोमीटर की, तो उसमें कुछ केंद्र रहे होंगे जो बाकियों की तुलना में कुछ ज्यादा संपन्न रहे होंगे, कुछ ज्यादा विकसित रहे होंगे। तो पिगट एक इतिहासकार हैं जिन्होंने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को इस पूरे सभ्यता की जुड़वा राजधानी बताया है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है इस पूरी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां हैं, क्योंकि आप देखेंगे मोहनजोदड़ो इस सभ्यता के अभी तक खोजे गए स्थलों में लगभग अभी तक जो स्थल खोजे गए हैं उसमें सबसे बड़ा स्थल है, और हड़प्पा एक विकसित स्थल है, वहां से पुरातत्व सामग्रियां भारी मात्रा में प्राप्त हुई और पहला स्थल है और एक विकसित शहर था हड़प्पा। वहां से हमको व्यापार वाणिज्य के साक्ष्य मिले हैं, वहां पे हमको नगरीकरण के साक्ष्य मिले हैं, तो एक विकसित शहर था। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को पिगट ने, इस इतिहासकार हैं एक पिगट, उन्होंने इसको जुड़वा राजधानी के तौर पर बताया है। इसको आप एक बात ये है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता या नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता? आपको पता था पाषाण काल आया, पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल आया, ताम्र पाषाण काल के बाद एक सभ्यता आई सिंधु घाटी सभ्यता, और इसको हमने कांस्य युगीन सभ्यता कह दिया। क्यों? मनुष्य ने सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया वो तांबा था, और जब तांबा का प्रयोग किया गया, तांबे का पत्थर के साथ प्रयोग किया गया पाषाण के साथ, तो हमने उसको ताम्र पाषाण सभ्यता कह दिया। ये पहला दौर था भारत में और इस क्षेत्र में जब पहली बार कांसे का प्रयोग किया गया। कांसा क्या है? कांसा एक मिश्र धातु है, तांबे और टीन को मिलाकर एक धातु बनाई जाती है जिसको आप कांसा कहते हैं। और ये कांसा जो है, कांसे से बनी मूर्तियां, कांसे के अन्य सामग्री भी इस सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र से हमको प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जो पुरातात्विक अवशेष हमको मिले हैं उसमें कांसे का भारी मात्रा में प्रयोग किया गया है, इसलिए हमने इसको एक नई सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में हम इसको जानते हैं, या इतिहासकार इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कह देते हैं। इसके अलावा इसको प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि नगरीय सभ्यता हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी तक हमने जितना उत्खनन किया है हम ये देखते हैं कि ये पर्याप्त यहाँ पर नगरीकरण हो चुका था। ये नगरीय सभ्यताएं ऐसी सभ्यताएं थी जिनमें भवन निर्माण और इन सब आधार पर हम कहते हैं कि ये आधुनिक नगरों के समान थे, इसलिए हम इनको कह देते हैं कि एक नगरीय सभ्यता था। इसके अलावा हम देखते हैं इसकी कुछ प्रमुख नगर हैं, आप चाहें तो याद रख सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण स्थल आपको याद रखना पड़ेगा कि नाम क्या है, स्थल क्या है और कहाँ पर किस राज्य में वर्तमान में स्थित है, कब उनको खोजा गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सारे नाम याद रखिए, आपकी स्क्रीन पर बहुत सारे नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ महत्वपूर्ण नाम है, उसमें आपको एक तो जगह का नाम याद रखना है, वर्तमान में किस राज्य में है या किस देश में है वो याद रखना है, कुछ एक की आपको खोजकर्ताओं के नाम याद रखने हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि किस नदी के किनारे में ये सभ्यता पाई गई है वो आपको याद रखना है। तो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर कि हड़प्पा जो स्थल पाकिस्तान में है, 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की रावी नदी के तट पर है। ऐसे ही मोहनजोदड़ो है, वो भी पाकिस्तान में है वर्तमान के, राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज करता थे, इसके सिंधु नदी के तट पर है ये। उसके अलावा चन्हुदड़ो, लोथल, धौलावीरा, रंगपुर, कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी, रोपड़, ये तमाम जगहें हैं जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कहीं ना कहीं अवस्थित हैं। तो आपको इनको याद रखना है। ये आप इस लिस्ट को देखें, लिख लें अपनी कॉपी में, किताब में, कॉपी में कहीं भी नोट कर लें और इसको याद करने का प्रयास करें। सारे नाम याद नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो जरूरी नाम है जैसे धौलावीरा, लोथल, चन्हुदड़ो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये आपको याद होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं, हम इससे पहले बात करें एक एक शहर के बारे में, तो हम एक बात कर लेते हैं कि सभ्यता का उदय या उत्पत्ति इस सभ्यता की कैसे हुई थी। जैसे हम यदि वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तो हम ये कहेंगे कि आर्यों के द्वारा इस सभ्यता की उत्पत्ति हुई, आर्यों ने इस वैदिक संस्कृति को जन्म दिया। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता हम बोलते हैं, इस संस्कृति को किसने जन्म दिया? इसमें भी देखिए विद्वानों के बीच में, इतिहासकारों के बीच में पर्याप्त मतांतर है। ये मतांतर कैसे हैं? देखिए जो उस समय जो इतिहास लेखन का काम था वो ब्रिटिशर्स के हाथ में था, और ब्रिटिशर्स
हमेशा भारतीयों को नीचा दिखाने का काम करते थे। तो जो अंग्रेजी इतिहासकार थे उसमें से कुछ एक इतिहासकार ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये सिंधु घाटी जैसी एक सभ्य संस्कृति, एक नगरीकरण वाली सभ्यता, इतनी विकसित सभ्यता का विकास भारतीयों के द्वारा किया गया हो। तो उन्होंने ये कहा कि ये विदेशी लोग थे जिन्होंने इस सभ्यता का निर्माण किया, और उन्होंने इसके पीछे तर्क दिया कि सुमेरियाई लोग, सुमेरिया आपको यदि पता हो तो सिंधु घाटी सभ्यता जहाँ पे खत्म होती है उसके यदि आप पश्चिम में बढ़ते जाएं तो मेसोपोटामिया की सभ्यता और उसके बाद फिर मिस्र की सभ्यता आती है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से लगी हुई एक सभ्यता थी जिसको आप सुमेर बोलते हैं। तो इन इतिहासकार में कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि सुमेरियाई लोगों ने इस सभ्यता का विकास किया। लेकिन वर्तमान में यदि आप ये देखेंगे कि जिस बिंदु पर आकर लगभग इतिहासकारों के बीच एक सहमति है, आम सहमति, वो ये मानते हैं कि वर्तमान में जो दक्षिण भारत में जो लोग रह रहे हैं, द्रविड़ियन लोग, इन्हीं के द्वारा कहीं ना कहीं इस सभ्यता का विकास किया गया था। कुछ इतिहासकार राजस्थान की सोथी संस्कृति से भी इसको जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप ये याद रखिए कि द्रविड़ियन लोग जो दक्षिण भारत में थे वही कहीं ना कहीं इस पूरे सभ्यता के विकास में उनका एक वही इस सभ्यता के विकास उनके द्वारा ही किया गया है। तो हम इस बात कर लेते हैं अब इसके एक एक शहर के बारे में कि उनकी क्या विशेषताएं रही, किसने उसकी खोज की, उसकी अवस्थिति क्या है, उस शहर के बारे में विशेष क्या है, क्या हमको जानना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे आपके स्क्रीन पर हड़प्पा है, और हड़प्पा को हमने इसलिए रखा भी पहले क्योंकि सबसे पहले खोजा भी हड़प्पा ही गया है। तो आपको पहले भी बताया मैंने कि 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी जो थे, इन्होंने सबसे पहले इसका खोज प्रारंभ किया। इसकी जो स्थिति है वो रावी नदी के तट पर है, जो वर्तमान में पाकिस्तान, जो मोंटगोमरी जिला जिसको आप बोलते हैं, पंजाब प्रांत का मोंटगोमरी जिला, रावी नदी के तट पर ये हड़प्पा जो है वो अवस्थित है। इसके बारे में विशेष ये है कि मैंने आपको बताया कि हड़प्पा को पिगट ने इसकी एक राजधानी के रूप में बताया है, और यहाँ से हमको कुछ ऐसे साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं जो ये बताते हैं कि इसके संबंध अन्य सभ्यता, जो उस समय की प्राचीनतम सभ्यताएं थी, जैसे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, उनके साथ भी इनके संबंध थे। ऐसे कुछ प्रमाण हमको वहाँ से कुछ मनके और कुछ सिक्के जो हैं या कुछ इस प्रकार की चीजें हमको मिली हैं जो इनसे संबंध जुड़े होने का हमको साक्ष्य देती हैं। और इस स्थान की खुदाई सबसे पहले की गई। यहाँ पे खुदाई के दौरान हमको बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई, पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए, स्मारक प्राप्त हुए, कुछ भवनें प्राप्त हुई, जलाशय प्राप्त हुए, अन्नागार प्राप्त हुए, स्नानागार प्राप्त हुए। तो वो महत्वपूर्ण जो चीजें आपको प्राप्त हुई हैं उनकी एक सूची आपके सामने है कि यहाँ से एक अन्नागार प्राप्त हुआ है। अन्नागार का क्या मतलब है? अन्नागार का मतलब है जहाँ पे आप फसलों को उगाकर, मतलब जो उपज होता था आपका, जो उत्पादन होता था, अभी आधुनिक तौर पे आप मंडी के रूप में देख लें, अगर आप समझें कि आप फसलों का उत्पादन करके फसलों को वहां सुरक्षित रहने के लिए रख देते हैं, तो ऐसे बड़े बड़े अन्नागारों की स्थापना वहां पर की गई थी। और ये इस बात का परिचायक भी है कि वहां पर सरप्लस प्रोडक्शन होता था, उत्पादन अधिक के था, लोग खाने के अलावा अधिक उत्पादन भी करते थे, इसलिए तो उनको जरूरत थी ऐसे अन्नागारों की। तो वहां से एक अन्नागार, तो ये सब आप याद रखिएगा। वहां पे श्रमिक आवास मिले हैं जो अलग से दिखते हैं आपको शहर में। मतलब शहर, अगर आप पूरी सभ्यता के बारे में देखेंगे तो सामान्य तौर पर सभ्यताएं दो भागों में, मतलब जो भी एक हड़प्पा शहर है, यदि हड़प्पा एक नगर है तो वो दो भागों में बटा हुआ था, पश्चिमी टीले में, पूर्वी टीले में। तो ऐसे वहां पर श्रमिकों के आवास भी मिले हैं। कब्रिस्तान, लकड़ी का एक कब्रिस्तान मिला है जिसको इतिहासकारों ने R37 का नाम दे दिया गया है। लकड़ी की एक कब्र मिली है जिसको इन्होंने R37 का नाम दे दिया है। उसके अलावा पक्की मिट्टी की जो मूर्तियां हैं वो मिली हैं, बड़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं। मातृ देवी की एक मूर्ति मिली है जिससे हम इस बात का संकेत हमको मिलता है कि हो सकता है ये मातृत्व प्रधान रहा हो ये सभ्यता। तो मातृशक्ति की एक मूर्ति हमको वहां से प्राप्त होती है। उसके अलावा कांसे की इक्का गाड़ी मतलब आप जिसको अभी बैलगाड़ी के रूप में आप जो देखते हैं, वैसे कांसे की एक इक्का गाड़ी, वो खिलौने मतलब एक मॉडल की तरह का एक इक्का गाड़ी वहां से मिला है। तांबे के रथ मिले हैं। तो ये इन सब से पता चलता है कि ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम धीरे धीरे यहाँ पर विकसित हो रहे थे। तो ये हड़प्पा की कुछ सामग्रियां थी जिनको आपको याद रखना है कि कहाँ से क्या मिला है। सभी चीजों को याद नहीं रखना है। मातृ देवी की मूर्तियां आप याद रख सकते हैं, R37 याद रख सकते हैं, और अन्नागार और इन चीजों को याद रख सकते हैं। इसके अलावा चांदी के उपलब्धता के भी साक्ष्य मिले हैं। चांदी के कुछ ताबीज आप जिनको कह लें, आप मन के सिक्के जो है, इस तरीके के कुछ साक्ष्य मिले हैं। और गाय, घोड़े, मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां जो हैं ये प्राप्त हुई हैं। तो आप इनको देख लीजिएगा, याद रखिएगा। अब हम अगले शहर की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण शहर है वह है मोहनजोदड़ो।
और मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, इसकी खोज जो है 1920 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई और इसमें भी वही जॉन मार्शल का नेतृत्व था। इसमें जॉन मार्शल ही उस समय पुरातत्व विभाग के हेड थे और उन्होंने राखलदास बनर्जी को ये जिम्मेदारी दी और उनके नेतृत्व में इसका उत्खनन काम किया गया। सिंधु नदी के तट पर है। ये भी जो शहर है वर्तमान में पाकिस्तान में अवस्थित है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में, जो कि सिंध प्रांत में पड़ता है। मोहनजोदड़ो वहाँ अवस्थित है। इस शहर के बारे में जो विशेष बातें हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक खोजे गए स्थलों में जो मोहनजोदड़ो वो सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा नगर है। और इसके बारे में आप जानते हैं कि इसको सिंध का बाग या नखलिस्तान के अलग अलग नाम इतिहासकार इसको देते हैं। तो ऐसा सिंध का बाग या नखलिस्तान भी इसको लोग कहते हैं, कई इतिहास की किताबों में आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से भी कई सामग्रियां पुरातात्विक उत्खनन के दौरान बड़ी मात्रा में सामग्रियां प्राप्त हुई। उसमें एक वृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है, जो आप वर्तमान में देखें तो जो स्विमिंग पूल या तालाब कह लें आप, उस तरीके की कुछ एक संरचना है जो यहाँ से प्राप्त हुई है। इसके प्रयोग को लेकर इतिहासकारों में मतांतर है कि इसका प्रयोग क्यों किया जाता रहा होगा, क्या सामान्य तौर पर नहाने धोने के लिए या फिर कोई और कारण थे इसके प्रयोग के पीछे, कोई धार्मिक कारण था या धार्मिक कार्यों के समय ही इसका प्रयोग किया जाता था। तो ये मतांतर है। तो आप ये याद रखिए कि यहाँ पर से वृहद स्नानागार मिले हैं। जो अन्नागार हमको हड़प्पा की सभ्यता से, हड़प्पा की नगर से प्राप्त हुआ है, वो मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुआ है। याद रखने के लिए एक महत्वपूर्ण है मोहनजोदड़ो के बारे में, आप उसमें याद रखेंगे इसको जरूर, कि एक नृत्यांगना की मूर्ति मिली है जो कांसे की मूर्ति है। और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति किस जगह से मिली है। तो आप इसको याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। इसके अलावा यहाँ पर एक और बात आप याद रखेंगे, पशुपति शिव की पद्मासना मुद्रा में वो 3 मुख वाला जो मुहर है वो यहाँ से प्राप्त हुआ है। आप देखेंगे, आप नेट पर सर्च करके देखिएगा कि एक मुद्रा है जिसमें 3 मुख वाले एक मुहर है, पशुपति शिव से जिसका जो इतिहासकार हैं वो सामने बिठाने का प्रयास करते हैं, वो यहाँ से मिली है। प्रसिद्ध वृषभ की मुद्रा यहाँ से मिली है जिसमें बैल या सांड, कुबड़ वाले सांड का जो चित्र है वो उकेरा गया है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण शहर है चन्हुदड़ो और इसकी खोज 1931 में गोपाल मजुमदार के द्वारा की गई थी। और इसकी जो स्थिति है ये भी वर्तमान में पाकिस्तान देश जो है वो पाकिस्तान में अवस्थित है और सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। और यहाँ के बारे में विशेष ये है कि ये मन का निर्माण, मन का मतलब आप अभी समझिए एक सिक्के की तरह का कुछ मन का जो आप समझते हैं, वैसे मन का निर्माण का जो है कारखाना वो चन्हुदड़ो से हमको प्राप्त हुआ है, उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा झूकर जांगर संस्कृति, जो झूकर जांगर संस्कृति जो है उसके अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। झूकर जांगर संस्कृति क्या है? ये प्राक हड़प्पाई मतलब हड़प्पा पूर्व। इसका मतलब ये है कि ये चन्हुदड़ो जो है पहले से भी यहाँ पर किसी दूसरी संस्कृति, कोई दूसरी संस्कृति मौजूद थी जिसका धीरे धीरे आगे विकास हुआ। तो प्राक हड़प्पाई स्थल झूकर जांगर संस्कृति आप जिसको बोलते हैं उसके अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्रसाधन सामग्री के साक्ष्य, लिपस्टिक, पाउडर, काजल, कंघा, ऐसे साक्ष्य मिले हैं। तो आप इन सब चीज़ों को देखिएगा, याद रखिएगा। इसके अलावा बस इसमें विशेष आपके लिए याद रखने के लिए कि एक औद्योगिक नगर था यहाँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस चन्हुदड़ो के बारे में बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है वो है कि यहाँ किसी भी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। सामान्य तौर पर जो सिंधु घाटी सभ्यता के शहर थे उनमें एक दुर्गीकृत व्यवस्था थी, मतलब आपका जो शहर है वो एक रक्षा प्राचीर के द्वारा, एक दीवार के द्वारा घिरा हुआ था। लेकिन चन्हुदड़ो के बारे में विशेष ये है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। इसके बाद हम आगे जो शहर हैं लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, इनके बारे में हम अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़िए और ध्यान रखने का, याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।